सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुंदन है और मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी बताने जा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो बायोलॉजी में आज हम लोग इस वीडियो में सेल को पढ़ेंगे अच्छे से, कोशिका को, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर कोशिका ही है। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, इसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु हुए। अरस्तु बायोलॉजी के पिता हैं। और देखिए, बायोलॉजी की 3 शाखा होती है। सबसे पहली शाखा है जूलॉजी। दूसरी शाखा है बॉटनी। और तीसरी शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो देखिए, शुरुआत में बायोलॉजी की सिर्फ एक ही शाखा थी, जूलॉजी, क्योंकि उस समय तक हमको ये नहीं पता था कि पौधों में भी प्राण होता है। ये जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान, उस समय तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि पौधों में भी प्राण होता है, पौधों में भी जीवन होता है। क्योंकि बायोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसमें जीव होता है। तो उस समय सिर्फ एक ही शाखा थी जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, क्योंकि उस समय ये प्रूफ था जंतुओं में से भी जीवन होता है, प्राण होता है। तो देखिए, इसलिए जूलॉजी का भी पिता उस समय अरस्तु ही थे, क्योंकि बायोलॉजी की एक ही शाखा थी जूलॉजी, इसलिए जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही थे। उसके बाद एक हमारे वैज्ञानिक आए हमारे भारत के, जगदीश चंद्र बसु। उनके बारे में आप लोग सब वाकिफ होंगे। उन्होंने एक मशीन बनाया, एक यंत्र बनाया, क्रेस्कोग्राफ। उसके माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी जीवन होता है। उसके बाद से बॉटनी को बायोलॉजी की एक शाखा के रूप में हम लोग पढ़ने लगे। उसके बाद एक आए, इसलिए देखिए, बॉटनी का जो यंत्र बनाया जगदीश चंद्र बसु, रूल के अनुसार तो जगदीश चंद्र बसु को ही बॉटनी के पिता के रूप में जानना चाहिए हम लोगों को, लेकिन उनको बॉटनी के पिता नहीं कहते हैं। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं बॉटनी के पिता। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का पिता लुईस पास्चर को कहते हैं। पास्चर, माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। अभी आज तो पहले जूलॉजी को पढ़ेंगे, जूलॉजी की शाखा है कोशिका, उसको पढ़ेंगे। बॉटनी को आगे पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी को आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जूलॉजी की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है कोशिका। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो उससे रहता ही है, 1-2 क्वेश्चन। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है? इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान देखिए, साइटो एक लैटिन वर्ड है। साइटो मीन्स होता है कोशिका। कोशिका को विज्ञान की भाषा में साइटो ही कहते हैं, इसलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी हम कहते हैं। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्योंकि कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में हम लोग साइंस की भाषा में साइटो कहते हैं, इसलिए साइटोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान। आज हम लोग कोशिका विज्ञान को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले से कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ये भी एक सवाल है। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका का पता इन्होंने ही लगाया था। हालांकि इन्होंने जिस कोशिका का पता लगाया था वो एक मृत कोशिका थी। वो क्या थी? मृत कोशिका। तो हम लोग क्वेश्चन बनता है कि मृत कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का पता लगाया था? मृत कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। और साइटोलॉजी के फादर भी रॉबर्ट हुक ही हुए, क्योंकि सबसे पहली बार कोशिका का पता इन्होंने ही लगाया था। अब देखिए, मृत कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया, अब जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? ये भी तो सवाल बन सकता है। देखिए, वॉन ल्यूवेनहॉक
इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया सबसे पहली बार। जीवित कोशिका का पता किन्होंने लगाया? वान लीeuwenhoek ने। देखिए मृत कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया? मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। इसको हम लोग साइटोलॉजी के फादर भी कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता भी कहते हैं रॉबर्ट हुक को। और वान लीeuwenhoek आए उसके बाद, जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। वान लीeuwenhoek इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कोशिका के भीतर में जो केंद्रक होता है बीच में, उसके बारे में पता लगा। किसके बारे में पता लगा? केंद्रक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी आपको रेलवे के ग्रुप डी वगैरह छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है। साइटोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। मृत कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? वान लीeuwenhoek ने। कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए इसको यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है कि इसमें तीन नाम आपके पास, तीन में कौन सा होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं ताकि आप रिलेट कर सके अपने दिमाग में खुद से। हुक, रॉबर्ट हुक जिन्होंने जीवित मृत कोशिका का पता लगाया, हुक, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए सबसे पहले जिन्होंने कोशिका का खोज किया था ना, एक हुक के माध्यम से, ऐसे बता रहे हैं, एक हुक के माध्यम से कोशिका को निकाला था, जिससे वो कोशिका क्या हुआ था? मर गया था। इसलिए वो मृत कोशिका का हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मृत कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? वान लीeuwenhoek। देखिए ल्यूवन से एक लाइन टाइप का जो है कि साउंड आ रहा है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जीवित कोशिका का पता लीeuwenhoek ने लगाया। अब देखिए केंद्रक का पता किसने लगाया? केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। देखिए ब्राउन, एक यहाँ पे ब्राउन शब्द को हम लिख लेते हैं, ब्राउन। बस याद करने के लिए आप एक देखेंगे अंडा, बॉयल अंडा जो होता है उसको आप फाड़िएगा, बीच से अगर कट कीजिएगा, उसमें देखिएगा बीच वाला जो पार्ट होता है वो ब्राउन होता है। तो वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है केंद्रक का पता लगाया। चलिए यहाँ तक तो हो गया, मृत कोशिका हो गया, जीवित कोशिका का हो गया और कोशिका का केंद्रक हो गया। देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका का पता लगाया, जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? लीeuwenhoek साहब ने। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने केंद्रक का पता लगाया। अब देखिए कोशिका का तो पता चल गया, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, केंद्रक। अब कोशिका का वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी था। उसके बाद एक आए दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का पता लगाया। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। कोशिका सिद्धांत, कोशिका कैसे काम करता है, कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडन एंड स्वान साहब ने बताया। देखिए समझ गए यहाँ तक? सबसे पहले देखिए कोशिका क्या होता है। कोशिका किसी भी भौतिक शरीर की सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। इकाई, सबसे छोटा अंग नहीं कह रहे हैं। इकाई वो होता है जो कि अपने आप में सक्षम होता है कुछ करने के लिए, जैसे कि श्वसन करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, प्रजनन करने के लिए सक्षम होता है, उसको हम कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ये कोशिका अपने आप में अपना ऊर्जा स्वयं बना सकता है, अपना प्रजनन स्वयं कर सकता है, वो अपने आप में सक्षम है अपना हर कार्य करने के लिए, इसलिए उसको हम यूनिट कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं कोशिका को। कोशिका हमारे शरीर में करीब 100 अरब कोशिकाएं हैं। बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सूक्ष्म होती हैं कोशिकाएं। तो देखिए कोशिका का, सबसे पहले हम लोग कोशिका को देखते हैं। कोशिका, ये कोशिका होती है, इसके में छोटी छोटी कुछ क्वेश्चन है वो पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका, किस जीव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है? ये क्वेश्चन अक्सर छोटा सा एग्जाम में, रेलवे सब में पूछा जाता है, यूपी सब में, एनटीपीसी सब में, सब क्वेश्चन सब में पूछा जाता है और सीधा सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका और उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है माइकोप्लाज्मा,
सेप्टिकामा, ये बहुत बड़ा नाम है। माइकोप्लाज्मा गैलिकोसेप्टिकामा, इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। ये जीव है जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा गैलिकोसेप्टिकामा। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा गैलिकोसेप्टिकामा। उसका सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये जो शुतुरमुर्ग होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑस्ट्रिच के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये तो हो गया सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मानव शरीर की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, पुरुषों में जो स्पर्म होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, स्पर्म की। स्पर्म की जो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर में, सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में स्पर्म में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है महिलाओं में ओवम में पाया जाता है, ओवम में, अंडाणु जिसको कहते हैं। अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होता है। ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है। अब होती है सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी और बड़ी अलग डिफरेंट है। सबसे बड़ी मीन्स लार्ज रूप, और लंबी मीन्स लेंदी, लंबाई में। सबसे लंबी कोशिका जो होती है मानव शरीर में मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में, जिसको न्यूरॉन कोशिका कहती है, न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। तंत्रिका मस्तिष्क में पाया जाता है। इस कोशिका की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, बता देते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का पता किसने लगाया था, स्लाइडन एंड स्वान साहब ने। स्लाइडन एवं स्वान साहब जो थे, उन्होंने कोशिका विभाजन का पता लगाया था, कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था, कोशिका विभाजन कैसे कोशिका कार्य करता है, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये न्यूरॉन कोशिका जो होती है, कोशिका विभाजन नहीं होता वहां पे। कोशिका विभाजन मतलब कि उसमें एक कोशिका से दूसरा कोशिका, एक कोशिका दूसरा कोशिका में बदलता नहीं हो, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये न्यूरॉन कोशिका, इसको हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका कितने टाइप के होते हैं, सेल दो टाइप के होते हैं, दो होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो देखिए लैटिन वर्ड है। प्रो मीन्स होता है अविकसित, मतलब प्रिमिटिव। यू मीन्स होता है विकसित, और कैरियोट मीन्स होता है केंद्रक। कैरियोट मीन्स केंद्रक। जैसे प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसकी कोशिका, जिसकी केंद्रक जो है ना अविकसित हो, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसकी केंद्रक विकसित हो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसके बारे में बताते हैं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, इसमें कोशिका विकसित होती है, दोनों में डिफरेंट होता है ना। इसमें कोशिका जो केंद्रक जो अविकसित होती है, इसमें केंद्रक अविकसित होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब जैसे कि ये सब चीजें जो डिफरेंशिएट कर रही है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आपको नहीं बताएं, तो अभी अगर यहाँ बताते हैं तो फिर हैंग करने लगेगा। तो पहले उधर बता लेते हैं, उसके फिर इसको हम बताएंगे। सबसे पहले कोशिका के भीतर में कोशिकांग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो कोशिका होती है, उसमें कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के भीतर जो भी अंग पाया जाता है उसको कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिका, सबसे पहले कोशिका का स्ट्रक्चर ये होता है, भगवान के द्वारा बनाया गया जितना भी चीज है, सब कुछ का एक पैकिंग किया हुआ है, कुछ भी खुला नहीं है, सब में कुछ न कुछ एक आवरण चढ़ा हुआ है बाहर में। उसी तरह कोशिका का भी एक आवरण है, बाहरी आवरण, एक पैक है झिल्ली से। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं।
ये कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। ये अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, अर्धपरागम्य, अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य मतलब होता है कि ये आंशिक रूप से किसी चीज को आने देता है अपने भीतर, आंशिक रूप से किसी चीज को बाहर जाने देता है। जो भी उनको आवश्यक लगता है कोशिका झिल्ली को, आवश्यक वस्तुओं को आने, आवश्यक चीजों को अपने बाहर जाने देता है, आवश्यक को अपने अंदर समेट लेता है वो, उसी को अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है कि अर्धपरागम्य झिल्ली है, जो कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये कोशिका झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, ये जो किससे बनी होती है, ये प्रोटीन और वसा से बनी होती है। प्रोटीन और वसा, इसको लिपिड कहते हैं हम लोग साइंस की भाषा में, लिपिड से बनी होती है। इसका देखिए सर स्ट्रक्चर कैसा होता है कोशिका झिल्ली की, स्ट्रक्चर बता देते हैं आप लोग। देखिए इसका 3 लेयर होता है, कोशिका झिल्ली की 3 लेयर होती है, बहुत सूक्ष्म लेयर होती है। इसका प्रोटीन, ऊपर वाला लेयर प्रोटीन का होता है, बीच वाला लेयर जो लिपिड का होता है, और ये नीचे वाला भी लेयर जो है प्रोटीन का होता है। 3 लेयर होता है। देखिए इसमें जैसे कि सबसे पहले ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसकी जो लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पीसीएस में, पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस में जब आप बैठेंगे किसी पीसीएस के एग्जाम में, आपको उधर नहीं पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ इसकी जो कि प्रोटीन वाली जो होती है उसकी लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और नीचे जो प्रोटीन वाली होती है उसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। बीच में जो लिपिड की होती है जिसको वसा करते हैं, फैट जो होती है, वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है, 35 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में एक लंबाई मापने का इकाई होता है, मेजरमेंट होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है ना 10 टू द पावर माइनस 10 होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो यही एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इसका जो कि कोशिका झिल्ली का ये स्ट्रक्चर होता है। इतनी टोटल इसकी थिकनेस कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। इसका पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में। कोशिका झिल्ली की लेंथ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, मोटाई लेंथ नहीं, थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये प्रोटीन सबसे ऊपर वाला प्रोटीन होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड जो होता है 35 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से पूछ सकता है, जब यहाँ से फाइनल पूछा गया कि टोटल कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम, तो हो सकता है यहाँ से पूछ दे, बता दिया आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर आपको बता दिए, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और वसा की लिपिड की बनी होती है, ये अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। चलिए अब कोशिका के भीतर में जाते हैं। अब एक होता है कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल, इसके बारे में बता ही देते हैं। सेल वॉल ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के सबसे बाहरी आवरण होते हैं, बाहर